नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे हम छत्तीसगढ़ की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। अबूझमाड़ नारायणपुर में सड़क की बदहाली पर एनएसयूआई संगठन ने लिया सफाई का जिम्मा। मिट्टी डालकर मरम्मत कार्य में जुटा संगठन। वहीं प्रदेश महासचिव जय बट्टी ने कहा कि मेला स्थल में उबड़ खाबड़ और अव्यवस्था देखकर एनएचयूआई संगठन के सक्रिय सदस्यों ने मेला स्थल के सड़क पर मरम्मत कार्य पर जुट गए हैं। वहीं हालांकि जिला प्रशासन ने हर संभव व्यवस्था करते हुए लोगों से समस्या के समाधान पर काम करना बताया, लेकिन व्यवस्था दुरुस्त नजर नहीं आ रही है। तो वहीं मुंगेली जिले में यूजीसी कानून के समर्थन में एससी एसटी और ओबीसी समाज के लोगों ने बुधवार को विशाल रैली निकालकर अपना समर्थन जताया। रैली से पहले कृषि उपज मंडी परिसर में सभा का आयोजन किया गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग पैदल कलेक्टर कार्यालय की ओर रवाना हुए। कलेक्टर कार्यालय से करीब 200 मीटर पहले भारी पुलिस बल ने रैली को रोक दिया, जिससे कुछ देर के लिए हल्का तनाव और झूमाझटकी की स्थिति बनी। बाद में 15 से 20 सदस्य प्रतिनिधिमंडल को आगे जाकर ज्ञापन सौंपने की अनुमति दी गई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा 2012 के नियम में संशोधन करते हुए 13 जनवरी 2026 को एक कानून लागू किया और उस कानून को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक दिया गया है। ये कानून अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ वर्ग के छात्रों के साथ जो यूनिवर्सिटी कैंपस में भेदभाव होता है, इस पे कठोरता से लागू हो, इसलिए इस कानून को लागू किया गया था, ताकि यूनिवर्सिटी कैंपस में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव न हो। 2012 के बाद 2018 तक ये देखने में आया है और सरकार ने रिपोर्ट में पाया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य पिछड़ वर्ग के छात्रों के साथ 8 सालों में 118% भेदभाव हुआ है और इसलिए ताकि छात्रों के साथ भेदभाव ना हो और सबके साथ समानता का व्यवहार हो, इसलिए समता कानून, इक्विलिटी कानून लाया गया है। एसटी एससी ओबीसी एकता महासंघ जिला मुंगेली और मूल निवासी संघ के द्वारा एक डेलीगेशन आकर जिला कार्यालय में ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मांग की गई है कि भारत सरकार के द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु विनियमन 2026 के समर्थन में पूर्ण रूप से लागू करने के लिए ज्ञापन प्रदान किया गया है। तो वहीं भिलाई इस्पात शर्यत में 4 नए लेबर कानूनों और अन्य श्रमिक मुद्दों को लेकर यूनियन नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं मुर्गा चौक पर बड़ी संख्या में श्रमिक और यूनियन नेता जमा हुए और केंद्र सरकार व सेल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान मैं आपको बता दें, ड्यूटी से लौट रहे कर्मचारियों का कुछ समय के लिए रोका गया, जिसमें इलाके में हलचल मच गई। वहीं पुलिस ने स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन यूनियन नेताओं के दबाव के चलते पीछे हटना पड़ा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा 2012 के नियम में संशोधन करते हुए 13 जनवरी 2026 को एक कानून लागू किया और उस कानून को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक दिया गया है। ये कानून अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ वर्ग के छात्रों के साथ जो
यूनिवर्सिटी कैंपस में भेदभाव होता है, इस पे कठोरता से लागू हो, इसलिए इस कानून को लागू किया गया था, ताकि यूनिवर्सिटी कैंपस में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव न हो। 2012 के बाद 2018 तक ये देखने में आया है और सरकार ने रिपोर्ट में पाया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य पिछड़ वर्ग के छात्रों के साथ 8 सालों में 118% भेदभाव हुआ है, और इसलिए ताकि छात्रों के साथ भेदभाव न हो और सबके साथ समानता का व्यवहार हो, इसलिए समता कानून, इक्विलिटी कानून लाया गया है। यूजीसी बिल जो आया हुआ है उस पे हम सबको भरोसा होना चाहिए। संविधान में बैठे हुए जितने हमारे वरिष्ठ जजों के माध्यम से जो फैसला हुआ और जितने हमारे समाज के प्रमुख बुद्धिजीवी वर्ग ने यूजीसी बिल लाने के पश्चात अगर वो सुप्रीम कोर्ट में रुका हुआ है तो हमारा यही मांग है कि जो रुका हुआ है उसको एक बार पुनः विचार करके जल्दी से उसको लागू किया जाए और लागू करने के पश्चात जिसकी जितने भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी के रूप में सबको आवंटित किया जाए। तो वहीं कांकेर जिले के दुर्गुन कोलाम के पास नदी में रेत माफियाओं का कब्जा है, जिस पर गांव वालों ने लगाम लगाने के लिए मोर्चा खोल दिया व शासन प्रशासन को नींद से जगाने हेतु 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन भी किया। उसके बाद जो धरना प्रदर्शन में सम्मिलित व्यक्ति थे, रेत माफियाओं के गुंडे हर एक व्यक्ति के घर जाकर धमकी दे और डराने की कोशिश की, जिस पर सभी गांव वाले एकजुट होकर आज कलेक्टर से न्याय की अपील हेतु ज्ञापन सौंपेंगे। देखिए, 2019 में बीजेपी सरकार ने केंद्र में आते ही एक ऐसे कानून को लाने का प्रयास किया और एक दस्तावेज बनाया जिसे कि वो 4 लेबर कानून के रूप में इंगित कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो लेबर कोड की जगह वो गुलामी कोड के रूप में इंगित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये 4 कानून आने के बाद देश का हर मजदूर गुलाम की जैसी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाएगा। आज 8 घंटे काम करने की जो नियम है उसको 12 घंटे का करने का प्रयास किया जा रहा है। महिलाओं को रात्रिपाली, यानी कि महिलाएं आज वैसे भी सुरक्षित नहीं है, अगर आप रात्रिपाली में अगर उनकी ड्यूटी लगा रहे हो तो कितना सुरक्षित रहेंगी वो कहने की बात अलग है। उसके बाद जो वेतन का जो एक उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है, वो वेतन भी ये बता रहा है कि 12 घंटे जो 8 घंटे काम करके हमको पैसे मिल रहे हैं वही 12 घंटे मिलेगी। यानी कि पूरे कानून जो है पूंजीपतियों और बड़े उद्योगपतियों के लिए ही बनाए गए हैं। इसका सारे देश भर में संयुक्त ट्रेड यूनियन के द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है और आज 1 दिवसीय बंद का, हड़ताल का आयोजन किया गया, जो कि पूर्णतः मुझे लगता है कि सफल है और लोग इसमें स्वतः आगे आकर यूनियनों के साथ खड़े हैं। हमारी यही मांग है कि ये कानून वापस होने चाहिए ताकि आने वाले समय में मजदूर अपने जो अधिकार के लिए लड़ भी सके। यूनियन बनाने का अधिकार छीन लिया गया है, आपका वर्क स्टैंडिंग ऑर्डर जो होते हैं उसको विलय करके उसको ज़ीरो किया जा रहा है। ट्रेड यूनियन बनाने के लिए जब आप जाएंगे तो उसमें आपके प्रावधान ऐसे रोड़े अटका दिए गए हैं कि वो आप ट्रेड यूनियन भी नहीं बना सकते और हड़ताल का अधिकार छीना जा रहा है। कुल मिला के ये है कि आप गुलाम की ज़िंदगी जो 1947 से पहले देश था उससे भी विवश स्थिति में लाने का प्रयास किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं देश को खोखला करने पर आमादा है, क्योंकि अडानी अंबानी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ऐसे ही प्राइवेट बहुत पूंजीपति देश को गुलाम बनाने के लिए और खोखला करने के लिए आमादा है। ऐसा है कि आज की जो ये हड़ताल है पूरे देश में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ये जिस ढंग से जो लेबर कोड लाया आपके और हमारे तमाम साथियों ने बताया, उसकी खामियां बताई, हम कहते हैं अगर इसको जानने के बाद भी अगर खून नहीं खौला लोगों का, ये खून नहीं पानी है।
चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सबके लोगों की बात को याद करते हुए हमने पिछले 100-150 सालों के अंदर में पुराने हमारे तमाम मेहनतकश मजदूरों ने तमाम संघर्षों के द्वारा जो श्रम कानून बनाए थे, मजदूरों के हित के लिए, देश के हित के लिए, कल कारखानों के हित के लिए, महिलाओं के हित के लिए, तमाम प्रकार के मेहनतकशों के हितों के लिए जो श्रम कानून बनाए थे, किसी भी पार्लियामेंट ने अपने तरफ से श्रम कानून नहीं बनाया था। मजदूरों ने संघर्ष करके मांगा था, कड़ी लड़ाई लड़ी थी। उस कानूनों को यह सरकार जो है खत्म करके मालिकों के साथ बैठकर, अगर वो ट्रेड यूनियन लीडरों के साथ भी ट्रेड यूनियन के साथ बैठकर कुछ करती तो बात थी, मालिकों के साथ बैठकर उन्होंने मालिक परस्त मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड लाए। पहला तो ये लेबर कोड में ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार ही खत्म कर रहा है। पहले 7 कर्मचारी मिलकर एक ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन करा सकते थे, अभी कहता है कंपनी का 10% हो या कम से कम 100 कर्मचारी होना चाहिए। मतलब एक से एक ऐसे कानून, ऐसी बातें रख दी है। नया नया चेहरा तो दिखा रहा है उसमें कि बड़ा हमने संशोधित करके लाया है, अभी तक जो कमियां थी उसको पूरी कर रहे हैं, पर उसके अगर अंदर देखेंगे तो फैक्ट्री एक्ट पूरी तरह से खत्म करने जा रहा है। कल तक जहां 50 और उसके बाद 100 वर्कर तक के अंदर में फैक्ट्री एक्ट लागू था, आज उन्होंने 300 कर दिया बढ़ा के। मतलब किसी भी फैक्ट्री के अंदर में 299 कर्मचारी होंगे, उसको जब चाहे तब काम से निकाल रखेंगे और निकाल देंगे। हायर एंड फायर की स्थिति ला दी जाएगी। महिलाओं को रात्रिपाली का बात है, यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर पूरे देश में हम देख रहे हैं किस ढंग से महिलाओं पर अत्याचार है, लगातार किस ढंग से उस पर सरकारों का अत्याचार है। और हम महिलाओं को रात्रिपाली कराएंगे, उनका सुरक्षा कौन देगा, सुरक्षा की व्यवस्था कौन करेगा, उस पर कोई क्लियरेंस नहीं है। इस ढंग से हम, आप लोग को सबको याद होगा कि हम लोग मजदूर दिवस मनाते हैं। 1886 में शिकागो के अंदर में तमाम मेहनत का मजदूरों ने जबरदस्त आंदोलन करके, एक सेकंड पूरा लोग बस इसी को सब मेहनत करके जो है 8 घंटे का अधिकार प्राप्त किया था। आज तक हम पूरे देश के अंदर में 8 घंटे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी भी बहुत जगह यह सरकार 12 घंटे करने की बात करे। ये तमाम कानून काला कानून, अगर इसके खिलाफ हम नहीं लड़ेंगे, आने वाले समय हमें यह लेबर कोड हमको गुलाम बना देगा। सभी ट्रेड यूनियन इस तरह सड़क पर उतरे हैं, क्या लगता है इन आंदोलनों से, इन प्रयासों से क्या सरकार फिर से कमबैक करेगी? हाँ, आपने अच्छा प्रश्न किया। कमबैक करेगी और भी ताकत लगेगा। हमने पिछले, जबकि लेबर कोड चालू हुआ था 2019 में, पहला वेजेस कोड बना था, उसके बाद बाकी 3 कोड बने 2020 में, और यह सरकार उसको लागू नहीं कर पाई थी क्योंकि लगातार देश का मेहनत का मजदूर संयुक्त ट्रेड यूनियन के रूप में के द्वारा हड़ताल कर रही थी और इसके विरोध में थी, इसलिए इस कोड को लागू नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि 2024 के चुनाव में इन्होंने देखा इनकी हालत खराब हो गई, ये बैसाखी में आ गए, तो ये लगता है कि अगला चुनाव में कहीं अगर हम समाप्त हो जाएंगे, इसलिए हटने से पहले, सरकार से हटने से पहले अपने मालिकों को खुश करने के लिए इमीडिएट नवंबर 21 को जो है नोटिफिकेशन जारी करके इस लेबर कोड को 1 अप्रैल से लागू करना चाहती है, जिस पर किसी ट्रेड यूनियन के साथ बात नहीं करना चाहती है। इसलिए हम लोग पूरे देश के अंदर में मान के चले, ये हमारा टर्निंग पॉइंट है और ये लड़ाई जारी रहेगी। और इसलिए आज की हड़ताल में पिछले बार 25 करोड़ लोग गए थे, इस बार 30 करोड़ तक जाने की संभावना है, पूरे भाग लेंगे। विनोद कुमार सोनी, महासचिव भिलाई स्टील मजदूर सभा एटक। जी, आज एक ही दिन का हड़ताल हो रहा है क्योंकि जैसे कि हमारे साथियों ने भी कहा है, बहुत खतरनाक नीति लेके आया गया है। एक तरह से श्रमिकों को गुलाम बनाने के जो ये कोड है, ये गुलाम बनाने का दस्तावेज है, गुलाम बनाने का कोड है। आप इसके कुछ प्रावधानों पर नज़र डालिए। अगर कोई एक दिन का अनुपस्थित रहता है बिना बताए, किसी भी कारण से अगर वो बिना छुट्टी पारित कराए एक दिन अनुपस्थित हो जाता है, तो 8 दिन का वेतन काटने का प्रावधान है। सरकार दावा कर रही कि हमने इनको शामिल कर लिया, इनको शामिल कर लिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि 300 से कम जो स्थापनाएं रहेंगी, उन स्थापनाओं में स्टैंडिंग ऑर्डर लागू ही नहीं होगा। अगर आप प्राइवेट को छोड़ दीजिए, अगर भिलाई स्टील प्लांट को ही देखेंगे तो इसमें 5 विभागों को छोड़ के बाकी सारे विभाग, वो 300 से कम वहाँ पे कर्मचारी है। तो ये मान के चलिए कि आने वाले दिनों में ऐसे जगह में प्रबंधन की मनमानी चलेगी। वहाँ किसी भी तरह का कोई नियम, कोई अवकाश के नियम, किसी भी तरह का अनुशासनात्मक कार्रवाई के नियम, किसी भी तरह का कोई नियम, काम के घंटे का नियम, कुछ नहीं रहेगा। प्रबंधन के मनमानी के आधार पर लोग काम करेंगे। आपको परिचय? SP डे C2 का पूर्व अध्यक्ष।
तो वहीं कोरबा के मानिकपुर चौकी क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उसकी मां कथित रूप से सदमे में चल बसी। वहीं परिजनों का दावा है कि बेटे की गिरफ्तारी का आघात सहन नहीं कर सकी। वहीं घटना से नाराज लोग एसपी कार्यालय पहुंचे और युवक को छोड़ने की मांग की। वहीं पुलिस ने आरोपी को मां के अंतिम संस्कार में सुरक्षा के बीच शामिल होने की अनुमति दी। मृत्यु के वास्तविक कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा। सीतामढ़ी में एक 34-2 की कार्रवाई हुई थी। उसी पे ही कुछ ग्रामीण यहाँ पर आए हुए थे एसपी साहब से गुहार लगाने कि जो व्यक्ति जिसको जेल भेजा गया है उसे पैरोल पर छोड़ा जाए। तो उन्हें न्यायिक प्रक्रिया समझाई गई है और इसके बाद में पैरोल की कार्रवाई उनके द्वारा की गई है और माननीय सीजीएम मैडम के साइड से भी पैरोल के ऑर्डर मिल चुके हैं। फिलहाल उनके अंत्येष्टि कार्यक्रम में आरोपी को शामिल कराया जाएगा। उसका नाम क्या है और इनका आरोप क्या था परिजनों का? उसका नाम है आरोप क्या लगा? गोविंदा जी। आरोप परिजनों ने यह आरोप लगाया है कि जो व्यक्ति है उसको गिरफ्तार करने के बाद में ही कुछ देर बाद में उसकी माता का स्वर्गवास हो गया था। तो उसी के ही शौक में उनका स्वर्गवास हुआ है। फिलहाल जो है अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसमें शामिल कराया जाएगा। तो अभी क्या आरोपी को अपन जेल से लेके आ रहे हैं, उसके बाद की प्रक्रिया क्या होगी? जी जो जेल मैनुअल है उसके अनुसार से उनको यानी अंत्येष्टि कार्यक्रम में लेके जाया जाएगा। तो वहीं कोरबा के उर्गा इलाके में प्रेम प्रसंग के चलते हुई दिल दहला देने वाली वारदात का दुखद अंत हो गया है। युवक ने पहले अपनी प्रेमिका का गला रेत दिया और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। वहीं गंभीर हालत में युवती को CIMS बिलासपुर रेफर किया गया था, जहां सर्जरी के बाद वह कोमा में चली गई और 1 सप्ताह बाद उसकी मौत हो गई। घटना से पहले युवती ने परिजनों को वीडियो कॉल कर अपनी आप बीती बताई थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और प्रेम विवाद से जुड़े हर पहलू की पड़ताल कर रही है। जी, उर्गा थाना क्षेत्र के अंतर्गत थोड़े दिनों पहले एक चाकूबाजी की घटना हुई थी, जिस पर एक प्रेमी प्रेमिका जो जुड़े थे, उनके प्रेमी ने प्रेमिका के गले पर चाकू से वार कर अपने गले को काट दिया था, जिस पर उसकी मृत्यु हो गई थी। कल यह जानकारी प्राप्त हुई है कि जो लड़की भी थी, जो आहत थी, जिसने 109 BNS के तहत FIR कराया था, उसकी भी मृत्यु हो गई है। पुलिस द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं कोरबा के पाली थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर उसके पिता और 2 बेटों ने ब्लेड से जानलेवा हमला किया। घटना तब हुई जब युवक घर लौट रहा था और रास्ता रोककर उस पर हमला किया गया। तो वहीं आपको बताते चले, युवक के सिर और शरीर पर गंभीर चोटें, साथ में खून से लथपथ हालत में सड़क पर गिर चुका है। वहीं सूचना मिलते ही उस पर CHC पाली में भर्ती कराया गया और उसका इलाज जारी है। युवक की शिकायत पर पुलिस ने पिता और 2 बेटों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गौरेला में शराब के नशे में धुत पति शंकर पांडे ने पत्नी पूजा और बेटी काजल पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। दोनों गंभीर रूप से झुलस गईं और जिला अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं डॉक्टरों के अनुसार पूजा की हालत नाजुक है, जबकि बेटी काजल भी गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर सख्त कार्यवाही का आश्वासन दिया है। पूजा और उनकी बेटी दोनों को एकदम बर्न केस यहाँ पे लाए गए थे। और चूँकि जो महिला जो पूजा है, उसकी बर्न केस करीब 15 से 30% के आसपास जली हुई है, अभी ऊपरी तौर पे देखने पे लग रहा है। और चूँकि उसको खून की कमी भी है, तो उसको अभी सांस लेने में भी दिक्कत है। उसका करीब 3 ग्राम हीमोग्लोबिन है, जिसको तुरंत अभी हम लोगों ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा के और ऑक्सीजन पे रखा हुआ है, और जो कि जलने के कारण नहीं है। और जो दूसरी उसकी बेटी है, तो उसका भी करीब 18 से 20% तक वो भी दोनों हाथों में बन के जली हुई होगी। दोनों की हालत अभी स्थिर है। महिला की हालत थोड़ी सी ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है उस वजह से।
तो वहीं छत्तीसगढ़ के प्रयाग कहे जाने वाले राजिम में चल रहे कुंभ कल्प मेले में आस्था और सेवा का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। यहाँ राजेश भक्तिन माता भोग भंडारा के प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं के लिए निशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई। भंडारे में छत्तीसगढ़ी पारंपरिक व्यंजन ही परोसे जाते हैं और प्रतिदिन लगभग 5 से 10 हजार श्रद्धालु भोजन ग्रहण करते हैं। इस आयोजन की शुरुआत साहू समाज के वरिष्ठ आला साहू ने 5 साल पहले की थी। भोजन सबसे पहले भक्तिन माता और भोग के रूप में अर्पित किया जाता है, वहीं उसके बाद श्रद्धालुओं को थाली में भोजन परोसा जाता है। तो वहीं वन मंडल के जगड़ा रेंज में 48 जंगली हाथियों ने गांव में दहशत मचा दी है। ग्राम कटोरी नगई में आश्रित ग्राम धोबीबारी में 10 परिवारों के कच्चे मकान तहस नहस हो गए। वहीं हाथियों के हमले से पंडो, रजवार, गोंड और धोबी समुदाय के लोग पंडों के नीचे शरण लेने को मजबूर हैं। वहीं आपको बता दें, इसके अलावा मवेशियों की मौत हुई, जिनमें 3 बकरियां और दूध देने वाले पशु शामिल हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हाथी रोज शाम 4 बजे गांव में हमला कर रहे हैं और वन विभाग हाथियों को भगाने में नाकाम साबित हो रहा है। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। फिलहाल हमारे छत्तीसगढ़ में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।